वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम सहपाठी। और आज के वीडियो में जूनियर के सिलेबस के क्रम में हम अगला टॉपिक देखेंगे इतिहास का, जो कि है ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके बारे में। पहले तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास कहाँ पे हुआ? नदियों के किनारे हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, मेसोपोटामिया सभ्यता धजला फरात नदी के किनारे, मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे, चीन सभ्यता वांगहो नदी के किनारे और क्रीट सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे इनका विकास हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में और मुख्यतः रूप से हमको इसी सभ्यता के बारे में पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व तक रही। सन 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में, जो कि अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई। इस स्थल से प्राप्त अवशेषों से यह ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। ओके, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। इस प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते थे, ठीक है। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में मिला। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यहाँ से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरीय सभ्यता के अवशेष थे। अब देखिए क्या है कि हड़प्पा स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो ये जो पूरी सभ्यता है इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और इस स्थल की विस्तृत खुदाई करने पर कई और नगर मिले। ये नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में बसे हुए थे। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज पाकिस्तान क्षेत्र में हैं और भारत में जैसे ये रोपड़ है पंजाब में, कालीबंगन है कहाँ पे है? राजस्थान में, लोथल गुजरात में, दायमाबाद महाराष्ट्र से इस सभ्यता से संबंधित मुख्य पुरा स्थल हैं, ठीक है। इनके अलावा भी हैं लेकिन आपको मुख्यतः ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो नगरों की विशेषताएं क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के नगरों की क्या विशेषताएं थी? हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। मतलब हर चीज़ें एक निश्चित पहले से तैयार की गई थी, प्लानिंग के हिसाब से की गई थी। सड़कें चौड़ी थीं और वे छोटी छोटी सड़कों और गलियों से जुड़ी हुई थी, ठीक है ना। इस तरह से सड़कें चौड़ी चौड़ी थी, छोटी छोटी गलियों से जुड़ी हुई थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। ये देखिए दिशा का भी निर्धारण था उसमें, पूर्व से पश्चिम जाती थी या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियाँ बनी थी, पक्की नालियाँ बनी थी, ओके। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी जाके। अब देखिए कितनी योजना तरीके से ये बनाया गया था। हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। आज भी हम लोग इसी तरह से चीज़ें बनाते हैं। इससे पता चलता है कि सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। अब इनका भवन निर्माण देखते हैं। भवन निर्माण ये किस तरह से किया करते थे। उत्खनन में कई प्रकार की बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं और जो आयताकार थी। इनका आकार देखिए, इनका आकार आयताकार था सभी इमारतों का, ठीक है ना। कई 2 मंजिला घर थे और कुछ छोटे छोटे घर थे। कई जो है 2 मंजिला घर थे और कुछ छोटे छोटे घर थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों की खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा कालीन भवनों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत किया गया था। जब पूरी की पूरी सभ्यता सुनिश्चित योजना से बताई गई तो भवनों का निर्माण भी तो अच्छी योजना करके किया गया होगा, एक सुनिश्चित योजना के साथ। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होता था और आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन और आंगन के चारों ओर कमरे। और प्रत्येक घर में रसोई घर, शौचालय और स्नान घर का उचित प्रबंध था, ठीक है। रसोई घर, शौचालय और स्नान घर प्रत्येक घर में थे। और 2 मंजिला मकान में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई थीं। 2 मंजिला मकानों में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी थीं। दीवारें पक्की ईंटों की बनी थी। दीवारें पक्की ईंटों की बनी थी, जिससे क्या पता चलता है कि उस समय ईंट पकाने की भट्टियाँ रही होंगी।
हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम मिले हैं, जिनमें क्या होता है आप आसपास के गांवों से अनाज इकट्ठा करके इन्हीं गोदामों में रखा जाता रहा होगा। ये हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि बड़े बड़े गोदाम हैं तो उनमें अनाजों को इकट्ठा करके रखा जाता होगा। घरों और गोदामों के अलावा मोहनजोदड़ो में, देखिए मोहनजोदड़ो में एक पक्का स्नानागार मिला है। पक्का स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। इसके चारों तरफ भी कमरे बने हुए थे। इस स्नानागार के चारों तरफ भी कमरे बने हुए थे। रहन सहन क्या था इनका? ये जो है चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ। मुख्य भोज्य पदार्थ हड़प्पा वासियों के क्या थे? चावल, गेहूं और जौ। ये लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूं, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती भी करते थे। ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, हाथी और ऊंट इनके पालतू पशु भी थे। और ये देखिए हार, कंगन, पाजेब, बाली, अंगूठी इनके प्रिय आभूषण थे। अब मनका बनाने का कारखाना देखिए कहाँ मिला है? चनहुदड़ों से। मनका जो माला वाला होता है, ये सब चीज़ें देखिए आप लोग यहाँ नीचे फिगर में। ये मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? चनहुदड़ों से, ठीक है ना। रहन सहन के बाद अब देवी देवता के बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की मूर्ति और पशुओं के देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है ना। मातृ देवी की मूर्ति आपको ये दिखाते हैं नीचे अभी। इनके अलावा कुछ मोहरों पर पीपल की पत्तियां सांप की आकृति जैसी बनी मिली है। शायद ये इन सब की पूजा करते रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको मातृ देवी की मूर्ति दिख रही है और वो पशुपति देवता जो आपके पशुओं के देवता हैं, इनके ऊपर इसे सींग ऊंग बना हुआ है। तो ये आपके जो है पशुओं के देवता हो गए और मातृ देवी की मूर्ति मिली है। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के धर्म के 4 मुख्य विशेषताएं थी। क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी? ये मातृशक्ति की उपासना करते थे, शिव की पूजा करते थे, वृक्षों की पूजा करते थे और पशुओं की पूजा किया करते थे, ठीक है ना। ये चारों पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के काम धंधे क्या थे, ये देखते हैं। खुदाई में तांबे और कांसे की बनी हुई कुल्हाड़ी, दर्पण, आरी, कंघियाँ और उस्तरा प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सिंधु घाटी के लोग जमीन से धातु निकालने, उसे साफ करने तथा उसे गलाकर चीज़ें बनाने के तरीके से परिचित थे, ठीक है। कांसा क्या होता है? तांबे और कांसे की चीज़ें मिली थी। तो कांसा कैसे बनता है? तांबा और जस्ता को मिलाकर के जो धातु बनाई जाती है उसे कांसा कहते हैं। मोहनजोदड़ो से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा था मोहनजोदड़ो से और क्या प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था स्नानागार। जिस स्नानागार के चारों ओर कमरे भी बने हुए थे। धातुओं के मिलने के बाद भी लोग पहले की तरह पत्थर के औजार बनाया करते थे, ठीक है ना। धातु तो थे, हो सकता है धातु पत्थरों के मुकाबले कमज़ोर उनको लगते हों, इस वजह से वो पत्थर के औजार भी बनाया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग बैलगाड़ी का प्रयोग किया करते थे। ये कैसे पता चलता है? देखिए उस समय की ये एक जो है मिला था जिसमें एक खिलौना की तरह था, जिसको यहाँ पे खींचने से ये जो है बैल अपना सिर हिलाता था, ठीक है ना। इससे ये भी पता चलता है कि उस समय पहिए का भी आविष्कार था और बैल का भी प्रयोग किया जाता था। उस समय चक्के के इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए होने लगा था, इसीलिए पहले की तुलना में बहुत अच्छे किस्म के बर्तन बनाए जाने लगे थे। अब देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त बर्तन है जो कि अच्छी तरीके से डिज़ाइन सब किए गए हैं। और उसके अलावा सैल खड़ी की बनी मूर्तियाँ भी हैं, मूर्तियाँ भी वो लोग बनाते थे। तो हड़प्पा के नगरों में अलग अलग चीज़ों को बनाने वाले अलग अलग कारीगर थे जो अपनी चीज़ें बनाकर दूसरों को बेचा करते थे। तो ये इनका काम धंधा हो गया। अब देखते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय कैसे करते थे वो लोग? हड़प्पा सभ्यता के लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को ले देकर व्यापार करते थे। विनिमय का मतलब ही यही है कि एक वस्तु लेकर
उसके बदले में कोई दूसरी वस्तु देना या फिर एक वस्तु देकर कोई दूसरी वस्तु को लेना, यही होता है विनिमय। इसके लिए वे रुपया या सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि उस समय रुपए पैसों का प्रचलन नहीं था। वो क्या करते थे, अपनी कोई सामान देकर किसी दूसरे से दूसरा सामान ले लेते थे। ओके, देखते हैं अब व्यापार क्या था इन लोगों का। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु और मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली हैं। पत्थर, हाथी दांत, धातु और मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली हैं। कुछ विद्वान सोचते हैं कि ये वास्तव में व्यापारियों की मोहरें थीं और ये विभिन्न आकार की हैं। इन मोहरों पर क्या क्या थे, आदमियों की आकृतियाँ, कुछ पर जानवरों की, पौधों की और कुछ पर बर्तनों की आकृतियाँ बनी हुई थी। इनसे क्या किया जाता है, देखिए ये सब मोहरें हैं। ये मोहरें ये भी है और ये भी मोहर है, और ये कुछ मोहरें जो है मेसोपोटामिया में भी मिली थी। इससे पता चलता है कि इनका व्यापार मेसोपोटामिया के भी साथ था। मेसोपोटामिया इराक में है। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचते थे तो सामान बांध कर उस पर गीली मिट्टी छापते होंगे और गीली मिट्टी पर अपनी मोहर से छाप बना देते होंगे ताकि उनके सामान की पहचान बनी रहे। जैसे आजकल ब्रांडिंग की जाती है, ये पार्ले जी का बिस्किट है, ये जो है ब्रिटानिया का है बिस्किट, आप देखेंगे तो उस पर ब्रांडिंग की रहती है, पार्ले जी लिखा रहता है। उसी तरह से ये लोग भी अपने सामान की ब्रांडिंग कर देते थे मोहरों से। तौल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का भी प्रयोग करते थे ये लोग। ऐसी मोहरें दूसरे देशों में भी पाई गई, जैसे कि अभी मैंने कहा ना, ऊपर वाली जो एक मोहर थी बैल की तरह, वो मेसोपोटामिया में पाई गई थी, जिससे लगता है कुछ दिनों इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच व्यापार होता था। अब इनके लिखावट के बारे में जानते हैं कि ये किस तरह से लिखा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर संकेत के रूप में लेख होते थे। हाँ, और उससे उनके अक्षर जो है वो चित्रों जैसे लगते हैं। संकेत के रूप में ये लोग लिखते थे। विद्वान आज भी इस लिखावट को पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखते हैं। अभी आपको पहले दिन जो वीडियो डाला गया था उसमें आपको बताया गया था प्राक ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग और ऐतिहासिक युग। अब इसमें अंतर क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए या फिर मैं बताता हूँ। प्राक ऐतिहासिक युग में क्या था कि चीज़ें जो हैं लिखित अवस्था में मिली ही नहीं थी। आद्य ऐतिहासिक में चीज़ें लिखित अवस्था में तो मिली, लेकिन उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। और जो ऐतिहासिक युग है उसमें चीज़ें लिखी हुई मिली और उसको पढ़ा भी जा सका। ठीक है ना, ये तीनों, ये अंतर है तीनों युग में। पहले दिन के वीडियो में बताया गया था, ना देखा हो तो आप लोग देख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति के लोथल क्षेत्र में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग नदी या समुद्र से भी व्यापार करते थे। लोथल मुख्यतः व्यापारिक नगर रहा होगा, क्योंकि यहाँ से बंदरगाह, मोहरें और गोदाम के भी अवशेष मिले हैं। इनके अलावा देखिए, नगर निर्माण योजना के साथ साथ अन्य विशेषताओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इनकी शासन व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ रही होगी, क्योंकि सब चीज़ें ये काफ़ी वेल मैनेज तरीके से करते थे, सब पहले से योजना बना के करते थे, इसलिए इनकी शासन व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ रही होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अब ये देखिए, नगरों का ख़त्म होना, नगर किस वजह से ख़त्म हुए होंगे ये आपको देखना है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के ख़त्म होने के निम्न कारण हो सकते हैं, या तो बाढ़ से, या भूकंप से, या महामारी से, या आक्रमण से, या आग से, या फिर आर्यों के आगमन से। ये अलग अलग विद्वान अपना अलग अलग मत देते हैं इसके बारे में, और ये सारे कारण हो सकते हैं, ये कारण आप याद रखिएगा। इसमें आगे देखिए क्या है कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप ये बस खाली ये ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि उसमें तांबे और जस्ते को मिलाकर कांस्य से जो है सारी चीज़ें बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, ठीक है ना, और मोहनजोदड़ो भी नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले कपास का उत्पादन करने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को है। कपास का उत्पादन सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों को है। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़ों का प्रयोग किया करते थे। ये भी आपको बताया गया, सूती और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़े पहनते थे। अभी आपको बताया गया। सभी भारतीय लिपियां तो बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, लेकिन हड़प्पा की लिपि दाएं से बाएं लिखी गई थी। और हड़प्पा की लिपि आपको बताया गया कि ये चित्रात्मक थी, इसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में है।
हड़प्पा सभ्यता के निवासी बहुत शांति प्रिय थे, क्योंकि यहाँ से लड़ाई के अस्त्र शस्त्र बहुत ही कम संख्या में मिले हैं। तो लड़ाई के अस्त्र शस्त्र कम संख्या में मिलने के कारण लड़ाई वड़ाई करते ही नहीं होंगे ये लोग, बहुत ही शांतिप्रिय रहे होंगे, तभी तो लड़ाई के अस्त्र नहीं मिले। ओके, तो अब अगले देखते हैं। अगला क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या है, यह सभ्यता कहाँ पे मिली? दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई और जिगुरत में इनके प्रमुख देवता निवास करते थे। ये सारी सभ्यताओं के बारे में हम केवल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिगुरत की ऊंचाई जो है 21 मीटर। जिगुरत जैसे यहाँ पे मंदिर मस्जिद होते हैं, इस तरह से इनका जिगुरत होता था। तो उसमें प्रमुख देवता इनके निवास करते थे मेसोपोटामिया सभ्यता में। और इनकी लिपि भी चित्रात्मक थी, जैसे हड़प्पा की चित्रात्मक थी, इनकी भी लिपि चित्रात्मक थी। मिस्र सभ्यता देखते हैं। मिस्र सभ्यता 5000 से 2000 ईसा पूर्व तक थी। और इसमें देखिए क्या है कि मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। याद रखने वाला पॉइंट, शवों को सुरक्षित रखने के लिए उनके शरीर पर नाइट्रोजन नामक पदार्थ का लेप लगाकर उसे पतले और मुलायम कपड़ों से ढक दिया जाता था। इस प्रकार शरीर को ममी कहते थे। ममी क्या होता है कि उसके शवों को नाइट्रोजन नामक पदार्थ का लेप लगाकर उसे रखा जाता था ताकि वो उसी तरह से बना रहे। और इनको कहाँ रखा जाता था? ममी को रखा जाता था पिरामिड के अंदर, ठीक है। पिरामिड क्या होते थे? पिरामिड मिस्र के राजाओं के मकबरे होते थे। और देखिए इसमें क्या है, इनमें शवों के साथ साथ प्रयोग में आने वाली बहुमूल्य वस्तुओं को भी रखा जाता था। इन पिरामिडों की दीवारों पर कई प्रकार के सुंदर चित्र भी बने हैं, जिससे मिस्र की सभ्यता की संबंधित कई जानकारी भी प्राप्त होती है। ओके, अब देखिए क्रीट सभ्यता। क्रीट सभ्यता के बारे में देखिए क्या है कि क्रीट सभ्यता 3000 से 1500 ईसा पूर्व तक थी। 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। और इसको क्या, क्रीट सभ्यता को क्या कहते हैं? महान द्वीप सभ्यता। क्यों? क्योंकि ये भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई थी, इसीलिए इसको महान द्वीप सभ्यता कहते हैं। सुंदर चित्रकारी के कारण यहाँ के बर्तनों की मांग दूसरे देशों में भी थी। यहाँ के बर्तनों पर सुंदर चित्रकारी की जाती थी, इसलिए यहाँ के बर्तनों की व्यापार दूसरे देशों के साथ किया जाता था। चीन सभ्यता में आ जाइए। चीन सभ्यता क्या है? चीन सभ्यता वांग हो नदी के किनारे विकसित हुई। साटन के कपड़े तथा बांस पर लिखना सबसे पहले चीन ने शुरू किया। साटन के कपड़े और बांस पर लिखना। और सबसे पहले कागज़ का आविष्कार कहाँ पे हुआ? चीन में हुआ। कागज़ का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ, ठीक है। चीन के लोग कांसे के बर्तनों में भोजन करते थे। ओके, तो ये हो गया हमारा सारी सभ्यता के बारे में जानकारी। और ये वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगले टॉपिक के लिए हम कल वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी जानकारी ठीक लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर किसी और को इस वीडियो की ज़रूरत हो तो उसके पास भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।